Hello everyone, very good afternoon all of you. I'm Pawan Gahukar and we are supposed to start the fourth chapter of our economics curriculum, Indian Financial Markets. अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी आर डन विथ, इंडियन इकोनॉमी वी आर डन विथ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी, एनएनपी, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं अंडर नेशनल इनकम अकाउंटिंग. इंडियन यूनियन बजट, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल्स, एनुअल फाइनेंशियल्स एंड ऑल, ये सारी चीजें हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ रहे, बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में कवर की है इसी 50 मार्क्स के सिलेबस में. बट यस, this is the last chapter that we are studying in as per the sequence of our class. इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. मैं क्या कहता हूं, सही समय पे फंड्स मिल जाने चाहिए, तभी बिजनेस सर्वाइव करेगा, तभी बिजनेस प्रॉस्पर करेगा. क्या कहते हो? फंडिंग का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपके पेरेंट्स ने अगर आपको फंड करने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपकी पढ़ाई को अभी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको? यस सर, पढ़ाई करने के लिए हमें जॉब करनी पड़ेगी, फिर उससे उस जॉब से जो पैसे मिलेंगे उससे हम पढ़ाई करेंगे. करेक्ट? इसका मतलब पढ़ाई करना सेकेंडरी हो जाएगा, जॉब करना प्राइमरी हो जाएगा. और प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल्स, पैसे नहीं है. अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो उसके एंटरप्रेन्योर्स को, उसके बिजनेसमैन को सही समय पे पैसे मिले तो वो बिजनेस कर पाए. इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का यही काम है, हमें यही पढ़ना है कि अगर किसी बिजनेसमैन को, अगर किसी जरूरतमंद को अगर पैसे चाहिए बिजनेस के लिए तो उसे कितनी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे. सोर्सेस क्या है, जरिए क्या है, हमने ये पढ़ना है. तो आप भी मुझे बताएं, अगर किसी को लोन चाहिए तो जरिए क्या क्या है, बताओ. कहां से मिल सकता है लोन? बैंक से. तो जब भी मैं लोन कह देता हूं तो बैंक हमारे दिमाग में आ जाते हैं. जब भी मैं लोन कह देता हूं तो बैंक हमारे दिमाग में आसानी से आ जाते हैं. अब मैं सिर्फ बैंक, हमें लोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं. मुझे पैसा चाहिए, तो क्या लोन इकलौता जरिया है कि मैं यहां भी जा सकता हूं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या मैं यहां से भी फंड्स अरेंज कर सकता हूं? क्या कहते हो सर? आप इन स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? कैपिटल मार्केट. ऐसा मार्केट जहां से कैपिटल मिलता है. कैपिटल यानी क्या? पैसा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जरिए है जहां से आप फंड अरेंज कर सकते हो. चाहे कैपिटल मार्केट हो, ये चाहे स्टॉक मार्केट हो, या मनी मार्केट हो, या बैंक हो, यहां पे वही पैसा है जो इंसान ने, किसी इंडिविजुअल्स का सरप्लस पैसा बैंक में पड़ा हुआ है. करेक्ट? एक्स्ट्रा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है क्या? अभी एक्स्ट्रा पैसा है तुम्हारे पास? नहीं सर, नो. तो एक्स्ट्रा पैसे होते आपके पास तो आप जरूर क्या करने की कोशिश करते हो उसको? हाँ, एक्स्ट्रा पैसे को सेव कर दिया हमने. अब सेव करके क्या करना है सर? तिजोरी में बंद कर देंगे. तिजोरी में बंद कर देंगे और ये पैसे तिजोरी में बच्चे देंगे. ये देखो, हाँ या ना? तिजोरी में पैसे बच्चे देते. हाँ, पर तिजोरी के अंदर हमारे घर में हमने पैसे रख दिए 100 रुपए, तीसरे दिन 102 रुपए, है ना? ऐसा नहीं होता है. हमने इन सेविंग्स को मोबिलाइज करना है, हमने इन सेविंग्स को यूज करना है और उसी को हमने सीखना है कि मोबिलाइज कैसे करेंगे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है. शैल वी प्रोसीड? क्या इसको सिर्फ चैप्टर समझेंगे? जी नहीं, मेरी बात सुनो, ये चैप्टर नहीं है. अगर तुम कंपनी सेक्रेटरी बन गए तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन के
आप इस चैप्टर में अपना करियर बना सकते हैं. These are not chapters, these are career opportunities. Let's check it out. The financial system of economy is the financial system of the economy is the crucial element for its economic development. It facilitates the flow of funds from the households to business organization, thereby assisting the creation of wealth for nation. Mainly, the financial systems of the country is concerned with the following. सबसे पहले allocation and mobilization of saving. हमारी जो सेविंग्स है इसको तिजोरी में रख के पड़े पड़े नोटें खराब हो जाएगी, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी पैसों को. हमने ये पैसे किसको देने हैं? वी विल गिव सच मनी टू द कॉर्पोरेट्स हु आर लुकिंग फॉर मनी. ऐसे लोग जो इस फंड्स को यूज करके अपने बिजनेस में डालेंगे और फिर इस बिजनेस से प्रॉफिट्स बना के हमको हमारे पैसे वापस करेंगे. जब वो हमसे पैसे लेते हैं तो हमको देते हैं अपने कंपनी में, क्या देते हैं? शेयर सर्टिफिकेट. और ये शेयर के दाम बढ़ बढ़ के हमारा पैसा ग्रो होता है. और जब आप देखो कैसा है ना, आप जब मेरी बात कर लो, मेरे पास 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, 2 करोड़ रुपए, लेकिन इंडिया में काफी ऐसे लोग होंगे जिनके पास 10,000 रुपए ही एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं. लेकिन इंडिया में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए, ऐसे कितने लोग होंगे? सोचो जरा. बहुत सारे. 10,000 इंटू कम से कम 50 करोड़ लोग होंगे. अब क्या ये अमाउंट बड़ा बन जाता है? यस. इन्हीं को, ऐसे ही लोगों के पैसों को हमें ले आना है स्टॉक मार्केट में, या फिर हमारे कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स को देने हैं, ताकि हमारी कंट्री क्या हो? ग्रो हो हर सेक्टर में. ठीक है, देखते हैं. सो एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. मोबिलाइजेशन यानी हमारे तिजोरी से, हमारी जेब से पैसे कॉर्पोरेट्स के पास जाना. प्रोविजन ऑफ फंड्स बना के रखो, फंड्स जमा करके रखो, फंड्स की अवेलेबिलिटी करवाओ. फैसिलिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डेवलपिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रोविजन ऑफ लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज. तुम दोगे अपने क्लाइंट्स को ये जो कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं ना लोगों को, क्यों बना रहे हैं? ताकि आप फाइनेंशियल और एडवाइजरी सर्विसेज दे पाओ कि यार यहां पैसे मत डालो, यहां पैसे डालो, यहां ये मत करो, वहां वो मत करो. तो हमें लाख बात की एक बात, फंड्स अवेलेबल करवा के दो. क्या कहते हो? हमको अभी पैसे अवेलेबल करवा के दो, तो ही आपका फाइनेंशियल सिस्टम सही होगा. करेक्ट है? मूविंग ऑन. हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है कौन से सेक्टर में? सर हमको सिर्फ फूड ग्रेन चाहिए. सर क्या कहते हो? सिर्फ फूड ग्रेन चाहिए? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है? क्या एक्सपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है? क्या कॉर्पोरेट्स भी इंपॉर्टेंट है? पूरा एक्यूमेन लगाओ. मैंने जितना आपको इकोनॉमिक्स अब तक सिखाया, पूरा एक्यूमेन लगाओ. ये क्या हो रहा है मुझे बताओ, क्या हो रहा है यहां पे? दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में क्या ला रही है? क्या कहते हैं उसको? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और तुम्हारे कंट्री में FDI तभी आएगा जब तुम क्या कर रहे हो? जब आप ग्रो कर रहे हो. तुम्हारे कंट्री में FDI तभी आएगा जब आप ग्रो कर रहे हो. Okay, so guys, let's check it out. The important features of financial system. It plays an important role in economic development of the country. It encourages both savings and investment. Guys, लोग सेव करेंगे ताकि इन्वेस्ट करने की जगह रहे, तो लोग सेव करेंगे ना. क्या कहते हो? Am I right? सोचो बैंक ही नहीं है, या सोचो इंडिया में स्टॉक मार्केट ही नहीं है, बैंक्स नहीं है, तो लोग पैसे फिर रखेंगे कहां यार? रखने में चोरी हो जाएंगे. तो
तो लोग क्या करेंगे, सेविंग ही नहीं करेंगे। बट सेविंग करना इज अ गुड हैबिट, करेक्ट। स्टॉक मार्केट ही नहीं है, देखो मैं तो जॉब करता हूं लेकिन स्टॉक मार्केट नहीं है, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट कहां करूं, मुझे बैंक में नहीं डालने। गाइस सेविंग भी इंकरेज करना है, ये भी इंकरेज करना है, तो पहले इसके लिए आपके पास एक अच्छा तगड़ा फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद इट लिंक्स सेवर्स एंड इन्वेस्टर, जो लोग सेव करते हैं, ठीक है, और जिनको पता है कि पैसे कैसे यूज करना है, फाइनेंशियल सिस्टम इन दोनों को लिंक करते हैं। बैंक में भी अगर हमने पैसे सेव कर दिए तो बैंक क्या करती है, बैंक क्या करती है, बैंक के पास बड़ी तिजोरी है, बैंक भी क्या करती है, बैंक हमसे पैसे लेके पैसे तिजोरी में रखती है और तिजोरी में ये पैसे बोलो बच्चे देंगे। नहीं, बैंक हमसे पैसे लेके हमको 5% 6% ब्याज देती है और फिर ये पैसे 9% 10% के पर एनम इंटरेस्ट रेट पे दूसरों को लोन आउट करती है और फिर वो ये पैसा अपने बिजनेस में यूज करते हैं। एंड दैट इज हाउ इट ऑल वर्क्स। आप समझ रहे हो ये बैंक की बात। स्टॉक मार्केट में आपको शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है, एंड दिस इज हाउ द इकोनॉमी ग्रोज। सेवर्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ लेके आओ, इट असिस्ट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, आपका कैपिटल बनता है। क्या कहते हो, चीजें खरीद लेंगे, जैसे मोबाइल फोन खरीद लिया, क्या एसेट है तुम्हारा, खर्च हो गए वो पैसे, उसकी तो कीमत, तुमने ₹1,00,000 का फोन खरीदा था, 6 महीने बाद उसकी कीमत 30,000, कैपिटल है तुम्हारा। कैपिटल बनता है, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बनता है। इट फैसिलिटेट्स एक्सपांशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स को एक्सपांड करने का, ठीक है, सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम। और इंडिया का कैपिटल मार्केट बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कितनी कंपनीज लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कितनी कंपनीज के शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मोर देन 5,000। तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज काफी स्ट्रांग है। इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर अंडरगोइंग रैपिड एक्सपांशन both in terms of strong growth of existing financial service firm and new entities entering the market. Diversified है हमारा। अगर किसी को पैसे चाहिए तो क्या सिर्फ एक जरिया है जहां से उसको पैसे मिल सकते हैं? अगर मुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास कौन से सेक्टर्स है? कमर्शियल बैंक से मुझे पैसे मिल सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसे मिल सकते हैं, एनबीएफसी से मुझे पैसे मिल सकते हैं, कोऑपरेटिव से पैसे मिल सकते हैं, पेंशन फंड से, म्यूचुअल फंड से और अलग अलग छोटी छोटी बैंक से पैसे मिल सकते हैं। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर। डाइवर्सिफाइड, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफाइड? अलग अलग, बहुत अलग अलग, ठीक है। जैसे एक है ना म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं, पूल ऑफ मनी, लोगों से सबसे पैसे ले लेते हैं और फिर ये म्यूचुअल फंड बना के रिसर्च करके अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। सर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, आप अलग अलग कंपनीज की शेयर्स खरीदते हो, टाटा, इन्फोसिस, एयरटेल, बजाज, ओएनजीसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, आईटीसी, सिप्ला। इससे रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंड ऑल मैं ज्यादा नहीं पढ़ा सकता आपको, आप ये पढ़ेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव में। पढ़ोगे क्या, जाओगे क्या, कब जाओगे? नाउ इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड, बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स है, अंडरगोइंग रैपिड एक्सपांशन बोथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड न्यू एंटिटीज। द सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक। सुना है कि तुमने कोऑपरेटिव बैंक? हर छोटे छोटे शहर में तो होते ही है। पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर स्मॉल फाइनेंशियल एंटिटीज। द बैंकिंग रेगुलेटर, बैंकिंग रेगुलेटर इंडिया में, शिट, हु इज द बैंकिंग रेगुलेटर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। The banking regulator has allowed new entities such as payment banks. Payment bank? ई का होत रही?
व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट बैंक्स? आई यू श्योर? पेमेंट बैंक का एग्जांपल पेटीएम है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो पूरा नया हूं इस खेल में, आप बताओ। बैंकिंग रेगुलेटर के आगे लिख दो आरबीआई। पेमेंट बैंक सच एज पेटीएम एंड एयरटेल पेमेंट बैंक अब ये भी आ चुके हैं मार्केट में। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया परफेक्ट आंसर बेटा। द बैंकिंग रेगुलेटर हैज अलाउड न्यू एंटिटीज सच एज पेमेंट बैंक टू बी क्रिएटेड रिसेंटली, thereby adding to the types of entities operating in the sector। तो गाइस ये भी अब आ गए धीरे 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 धीरे, ठीक है। पैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने का जरिया बढ़ते जा रहा है। इन अदर वर्ड्स द फाइनेंशियल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट यानी क्या? बोलो बोलो। कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो? ठीक है, सुनो ना, दिमाग लगाते हैं। आर यू देयर विथ मी? हमारे क्लास में कोई साइंस स्टूडेंट है? गोपाल, आप साइंस स्टूडेंट हो बेटा? हमारे क्लास में कोई भी साइंस स्टूडेंट नहीं है? कौन? शिफा? शिफा एंड मनाली, ओके। अगर मैं स्टॉक मार्केट जाता हूं, कैपिटल मार्केट जाता हूं और मुझे फंड रेजिंग करनी है, तो मैं कैसे करूंगा फंड रेजिंग? क्या लाऊंगा, क्या लेके आऊंगा? बताओ, आप दोनों बताओ। आप दोनों बताओगे? अगर आप दोनों नहीं बता पाए तो हम अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे। चिन्मय? हाँ, करेक्ट आंसर, परफेक्ट। अगर आपको स्टॉक मार्केट जाके फंड रेज करने हैं तो आपको लाना पड़ेगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक को बोलोगे हमारी कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, आप इन्वेस्ट करिए। आईपीओ, अ कंपनीज फर्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, यानी अपने शेयर्स लाती है जनरल पब्लिक के लिए। आईपीओ आर इश्यूड बाय स्मॉलर यंगर कंपनीज। जब पहली बार आप आईपीओ लाते हो, पहली बार फंड रेजिंग करते हो जनरल पब्लिक से, तो इसको आईपीओ कहा जाता है। वही कंपनी दूसरी बार अगर फंड रेज करती है तो उसको क्या कहते हैं? एफपीओ। हाँ ठीक है, चलेगा। IPOs are issued by smaller and younger companies seeking funds for expansion and growth, but large companies also practice and become publicly traded companies. Through IPO or other means, a company will solicit funds from the investor. What do you mean by the word soliciting? Soliciting यानी क्या? पैसे मांगना, हाँ, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, करेक्ट। सो IPO का डेफिनेशन लिखना है, मन है आपका? प्लीज, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ऐसे स्टूडेंट चाहिए यार, पढ़ने के लिए विलिंग हो। वेरी गुड, लिखो। Done, sir. Are you done? Yes, sir. Done. सो आईपीओ के थ्रू पैसे आप कलेक्ट कर सकते हो लोगों से। तो पैसे कलेक्ट करने से इसका मतलब एक जरिया और बन गया जिससे आप फंड रेज कर सकते हो। जी हाँ, तो जितनी ज्यादा आप ये सारी चीजों करोगे उतना ज्यादा पैसा सही जगह पे जाएगा। मैं क्या कहता हूं, थोड़ा बताओ, क्या थोड़ा बताओ, पैसों से रिलेटेड थोड़ा बताओ। Yes, sir. एक काम करो, पता है तुमको ये गाड़ी पता है? बुल्ट, बुल्ट पता है तुमको? बुल्ट,
बुलेट 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 बे, है ना, बुलेट। अब बुलेट जो है ये कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है बताओ? हाँ गलत आंसर, रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट नहीं है ये है आइशर मोटर्स का प्रोडक्ट, और उसके अंदर एक ब्रांड है रॉयल एनफील्ड। तो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम क्या है? आइशर मोटर्स। हाँ काफी लोग आइचर बोलते हैं, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। अब स्टॉक स्प्लिट होने के पहले, ठीक है, चलो जाने दो, मेरे मामा जी ने 1980 में बुलेट खरीदी थी 50,000 की। हमारे शहर में वो पहली बुलेट थी। कितने की खरीदी थी? 50,000। आज उस बुलेट की कीमत क्या होगी? 2,000। यानी कबाड़ी वाला उसको खरीदेगा और 2,000 रुपए देगा। अब मेरे मामा जी ने उस वक्त 50,000 की बुलेट की जगह एक शेयर उनका 5 रुपए का था 1980 में। 50,000 की बुलेट की जगह 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे होते तो उनको कितने शेयर्स मिले होते? 10,000 शेयर्स। और आइशर मोटर्स का अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ उनका, ठीक है, कुछ रेशो में 1:8 में, तो थोड़ा डिवैल्यू हुआ। स्टॉक स्प्लिट होने से पहले आइशर मोटर का एक शेयर कितने रुपए का था? एनी गेस? 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए? ₹18,000 का था। 18,000 रुपए इंटू 10,000 कितने रुपए होते हैं? 18 लाख। बोलो। 10,000 शेयर इंटू इट इज इन द अमाउंट इज ह्यूज। अब मुझे बताओ, अगर मामा ने उसी कंपनी का बुलेट खरीदने से अच्छा अगर आइशर मोटर का शेयर खरीदा होता तो क्या आज मामा जी करोड़पति होते? तो एक्सपेंडिचर करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बोलो। इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी जो जरूरत की चीजें ना हो, अगर वो ना खरीदते हुए अगर हम लोग सेविंग करके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपका भी फायदा होगा और कंट्री को भी पैसा मिल जाएगा एक्सपांड करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। In other words, financial service consists of capital market, insurance and non-banking financial companies. India's gross national savings (GDS) as a percentage of GDP stood at 30% in 2019. यानी इंडिया में कितना परसेंट सेविंग करते लोग? जीडीपी का 30%। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है इंडिया का 30%। सो विल इट बी अ ह्यूज अमाउंट? काफी बड़ा पैसा है ये, काफी बड़ा पैसा है ये। आगे बढ़ते हैं। देन the total amount of IPO increased to rupees 84,000 crore by the end of financial year 18. IPOs reached to $1.94 billion in February 2019. Ultra high net worth individual increased to 2,697 in 2018, and the population of ultra high net worth individual grew by 118% from 2013 to 2018. सर ये क्या है? ई का होत रही अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पढ़ाने से पहले हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पढ़ाओ, करेक्ट है? सर हमको तो समझ ही नहीं रहा क्या बता रहे हो आप। चलो बताते हैं तुमको। अच्छा, हम लोगों को यहां से वहां जाना है, हम लोगों को दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो हम लोग खुद के प्लेन में जाएंगे। हम लोग खुद के प्लेन में जाएंगे, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स प्लेन नहीं है।
ओए छोटू चल प्लेन निकाल, ऐसा ही बोलोगे ना तुम? नहीं? ऑलराइट, थोड़ा अगर ध्यान देंगे। भाई साहब का खुद का लग रहा है क्या प्लेन? Yes, sir. जेट खुद, भाई साहब की जेट खुद की है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNWI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है, जिनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस 2 करोड़ से ज्यादा होता है। कितने करोड़ से ज्यादा होता है? 2 करोड़। लिख लो, लिख लो, जिनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा 2 करोड़ से ज्यादा है। और जो लोग 25 लाख से 2 लाख, 25 लाख से 2 करोड़ के बीच में, दोज आर हाई नेटवर्थ, ओके, नो, दोज आर इमर्जिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इमर्जिंग यानी अभी बढ़ रहा है। सर अब सवाल एक रही, का सवाल रही रे? अल्ट्रा, अल्ट्रा क्या? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो अगर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें तो आपके पास इन्वेस्टेबल कैपिटल 30 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। सर यार डॉलर वाला मत बताओ करो यार, पैसे करोड़ में बता दो यार, ठीक है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए वैसे तो डॉलर्स में ही अमाउंट स्पेसिफाइड है, लेकिन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए लगभग 30 मिलियन डॉलर यानी टू आज, ठीक है, 2020-21 के इंडिया के पीरियड में 215 करोड़ रुपए, रफली आप समझ लो अगर 200 करोड़ के ऊपर आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो आप क्या बन जाओगे? अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, हाई नेट। तो नॉर्मल पढ़ाई करके नॉर्मल इंसान बनना है या फिर धीरे धीरे आगे जाके इमर्जिंग HNI, फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और फिर बोलो बोलो अल्ट्रा हाई। क्या करना है बताओ, तुम बताओ क्या करना है लाइफ में? सर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंक्रीज टू 2697 in 2018 and the population grew by 118% from 2013 to 2018. So guys इंडिया में भी काफी अच्छा नंबर है 2697, यानी लगभग 2700 लोग इंडिया में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं सर, क्या कहते हो? आईपीओ हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द नोटवर्दी डेवलपमेंट्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। राइजिंग इनकम आर ड्राइविंग द डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस इनकम ब्रैकेट्स। सबकी इनकम अब बढ़ चुकी है, क्या कहते हो? सबकी इनकम अच्छी होगी, सबको ऑलमोस्ट 10,000 रुपए तो प्रति माह मिलते ही है, करेक्ट? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कितना इंडिया का? 10,000, याद है क्या? तो इनकम बढ़ रही है लोगों की। फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम आरबीआई हैज एक्सपांडेड द टारगेट मार्केट टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। एक मिनट, क्या सबका बैंक अकाउंट ओपन करके दिया है गवर्नमेंट ने? क्या गवर्नमेंट ने सबका बैंक अकाउंट ओपन करके दिया है? बताओ।
प्रधानमंत्री की कौन सी योजना? हाँ, जन जना नहीं, जनधन योजना के तहत सबके बैंक अकाउंट और सबको एक डेबिट कार्ड फ्री में दिया गया। इसको क्या कहते हैं? गांव गांव, शहर शहर, गली गली, हर किसी को बैंकिंग में ले आओ। फाइनेंशियल इंक्लूजन। इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इन इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर कैन राइज टू 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2025, यानी 2025 तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है ना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। क्रेडिट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन इज राइजिंग इन रूरल एरिया। ये रूरल एरियाज वालों को भी क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं क्या आजकल? रूरल एरियाज को भी क्रेडिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है। देन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन ग्रोइंग इन वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर, HNI। ये इसका डेफिनेशन पता है ना? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में कितना रुपया चाहिए? इन्वेस्टेबल सरप्लस कितना चाहिए? शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक मिनट, 3 सेगमेंट है। शुरू से शुरू, रुको मैं बता देता हूं। शुरू से शुरू करते हैं। पहला, गरीबी से आगे बढ़ते हुए इमर्जिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 25 लाख से 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा है तुम्हारे पास तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। और अगर तुम्हारे पास 215 करोड़ है, समझ लो लगभग 200 करोड़ से ज्यादा है तो अल्ट्रा। और अगर 1000 करोड़ से ज्यादा है तो अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग इन वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट। लोअर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन ऑफ 5-6% रिफ्लेक्ट्स लेटेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। म्यूचुअल फंड में भी लोग पैसा डाल रहे हैं। तुमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स की काफी ऐड आती है। म्यूचुअल फंड्स सही है, बुमराह आता है उसमें, सचिन तेंदुलकर जी आते हैं, सब आते हैं म्यूचुअल फंड्स की ऐड करने। देखा तुमने? तुम 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। सुना है कि तुमने ये भी ऐड? तुझे को किसने बोला कि म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा डालने पड़ते? छोटी छोटी अमाउंट से शुरुआत कर। ये क्या है? छोटे छोटे लोगों को लोअर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन भी करवाते जा रहे हैं कि यार करो तो तुम इन्वेस्ट। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भी आ गया मार्केट में। मित्रों, हमारे पोस्ट ऑफिस अब खाली हो चुके हैं, अब तो सिर्फ ईमेल बाजी चलती है मित्रों। तो अब हम लोगों ने, ठीक है, पोस्ट ऑफिस को धीरे से कन्वर्ट कर दिया किसमें? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर। Then India benefits from large cross utilization of channels to expand reach of financial services. क्रॉस यूटिलाइजेशन, ये क्या होता है? क्रॉस यूटिलाइजेशन बताता हूं मैं तुमको। देखा देखा सा लग रहा है ये? क्या है ये? क्या है ये? भारतीय डाक। क्या आपके शहर में है पोस्ट ऑफिस? सबके शहर में होता है, करेक्ट। अब तुम लोगों ने चिट्ठी भेज के कितने साल हो गए बता सकते हो? सर हमने तो स्पीड पोस्ट नहीं, मैं चिट्ठी कह रहा हूं ना, मैं चिट्ठी। तो भारतीय डाक का जो मेन एजेंडा था, जैसे वो शुरुआत हुई थी, वो तो खाली हो गया। अब ये सिर्फ कुरियर एजेंसी बन के रहेगी है, स्पीड पोस्ट चालू है। लेकिन क्या ऑफिस अभी भी है? हर शहर में 2-2, बड़े शहरों में तो 4-4, 5-5 पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो अब ऑलरेडी ऑफिसेस बने हुए हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसी को आगे बढ़ाते हुए, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसी को बढ़ाते हुए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया। इसको क्या कहते हैं?
क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल। अरे ऑलरेडी ऑफिस पड़ा हुआ है, आजकल पेमेंट बैंक्स चलन में है, चलो चले मितवा, ठीक है। इसको कहते हैं लार्ज क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल टू एक्सपांड रीच ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। महाराष्ट्र ने भी कुछ किया है। महाराष्ट्र ने क्या किया देखते हैं, देखो। महाराष्ट्र लॉन्च इट्स मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी अलाउिंग ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम अदर मोबाइल वॉलेट्स। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट। उसके बाद देखो ये क्या है, देखो तो जरा सर, ये तो केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है सर, ये तो ओ सॉरी IIM अहमदाबाद। यहां पे कौन लोग होते हैं, IIM में कौन लोग सीखते हैं सर? वो हमारा साइकिल दुरुस्ती वाला बबलू यही सीखा है सर, आया ना? जी नहीं, इंडिया के सारे बेस्ट स्टूडेंट्स यहां सीखते हैं IIM अहमदाबाद में, ठीक है। अब इन्होंने फिनटेक नाम का एक कंसेप्ट लाया। फिनटेक क्या हो सकता है, सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालो। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। और इन्होंने, हाँ, इन्होंने जेपी मॉर्गन, ठीक है, मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, डेल, इनके साथ मिलके फिनटेक का रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया है सर। एग्जैक्टली क्या, देखो। एज ऑन October 2018 द फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब, फाइनेंशियल फिनटेक, हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब किसका था ये, देखो, हैज सिलेक्टेड 11 फिनटेक इनोवेटर्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $9.5 million प्रमोटेड बाय IIM अहमदाबाद। भारत इंक्लूजन, IIM अहमदाबाद का भारत इंक्लूजन इनिशिएटिव along with JP Morgan, Michael and Suzanne Dell Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation। तो इंडिया में सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना है, इसलिए भारत इंक्लूजन इनिशिएटिव। और सबसे ज्यादा दिमाग वाले बंदे कहां पाए जाते हैं, IIM में पाए जाते हैं। इन्होंने फिनटेक कंसेप्ट लेके आया और इसके लिए फंडिंग कहां से लेके आई, डेल, माइक्रोसॉफ्ट और जेपी मॉर्गन से। तुमको पता है ना, एटलीस्ट तुमको बिल गेट्स का तो, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के बारे में तो पता होगा, करेक्ट? वो कोई तो मूवी है यार, मैं भूल गया, जिसमें बिल गेट्स को दिखाया गया है। कौन सी मूवी थी वो? हाफ गर्लफ्रेंड, करेक्ट, हाफ गर्लफ्रेंड, जिसमें वो पटना में उसकी स्कूल होती है। पटना में होती है या बिहार में कहीं होती है दूसरी जगह? बिहार में किसी जगह पे उसकी स्कूल होती है, जिसको फंडिंग, तो क्या गेट्स फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है उनके स्कूल्स के लिए? यस। तो गाइज दे आर इनटू सोशल सर्विस। इंडिया के लिए IIM अहमदाबाद ने इनके साथ कोलैबोरेट करके फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट लेके आया। एंड द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड न्यू बैंकिंग लाइसेंस एंड इंक्रीज द FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI का लिमिट भी अब हमने बढ़ा दिया है। FDI, व्हाट इज FDI? तो लिमिट बढ़ा दिया, लिमिट बढ़ा दिया तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो परफेक्ट, यू गॉट इट करेक्ट, तुम ही बनोगे कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट, की facets यानी key areas and growth of financial institution. The significant characteristics of Indian financial system are they play a pivotal role, important role in accelerating the rate and volume of savings through provision of different financial instrument and efficient mobilization of saving. जरिया कोई भी हो, स्टॉक मार्केट हो, बैंक हो, कुछ भी हो, तुम सेव करो यार, क्या कहते हो? सेविंग करो, सेविंग करोगे तो पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो इन्वेस्ट करोगे, पैसा ही नहीं रहेगा तो इन्वेस्ट कहां करोगे, करेक्ट? क्या कहते हो? यानी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वॉरेन बफेट। हैव यू हर्ड अबाउट वॉरेन बफेट? Yes, sir. If you have heard about Warren Buffett, he started investing at the age of 14. 14 साल की उम्र में तो मिट्टी खा रहे थे हम। बट देन एडुकेशन का बेनिफिट है ये, ठीक है? तो कोई बात नहीं, जब भी पॉसिबल हो, इंडिया में थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन हो रहा है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नेशनल आउटपुट बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स एंड टू एक्सपांड देयर बिजनेस ऑपरेशन। तुमने मूवी देखी होगी गुरु भाई वाली मूवी देखी है क्या? गुरु देखी है क्या? उसमें वो
अपनी फैक्ट्रीज को, अलग अलग फैक्ट्रीज को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? आईपीओ लाके, लोगों से क्या लेके? लोगों से पैसा लेके। क्या आज रिलायंस बहुत बड़ा हो गया है? Yes, sir. आउटपुट बढ़ाया क्योंकि लोगों से पैसा लिया गया, लोगों से पैसा लिया गया, लोगों को रिटर्न्स भी दिया गया। लेकिन आपको अगर बड़ा करना है तो बड़े पैसे चाहिए। क्या कहते हो? बड़े पैसे चाहिए क्या? Yes, sir. आपको बैकअप बहुत जरूरी है पैसों का। एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, मैं क्या कहता हूं, जहां पे भी ज्यादा पैसा आ गया वहां पे चोरी भी आ गई। ट्रू और फॉल्स? बैंकिंग सेक्टर, ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हो क्या अगर पुलिस वाला रहा ट्रैफिक सिग्नल पे? तो सिग्नल जंप करते हो क्या? ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस वाला रहा तो हम लोग चोरी नहीं करते, हम लोग सिग्नल जंप नहीं करते, फिर हम लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, है क्या रे मामा, है क्या रे मामा, नहीं है चल निकाल। ऐसे ही वॉचडॉग चाहिए। इंस्पेक्टर रहा, ट्रैफिक पुलिस रहा तो कोई नहीं भागता। बैंकिंग सेक्टर के लिए वॉचडॉग कौन है? कौन ध्यान देता है बैंकिंग पे? RBI. कौन ध्यान देता है स्टॉक मार्केट पे? Baby. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप बताओ, हर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल ही लेता है। बहुत पैसा है यहां भी। कौन ध्यान देता है इंश्योरेंस सेक्टर पे? बोलो बोलो। परफेक्ट, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। परफेक्ट। तो देखो, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बाय इंश्योरिंग स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू रेगुलेटरी बॉडीज लाइक व्हाट? थ्रू रेगुलेटरी बॉडीज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इंश्योरेंस के लिए IRDA। लिख दो वहां पे IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो, बट IRDA ही बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट सब्सटैंशियली टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। क्या कहते हो, इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए. हमारे आधे लोग अभी भी नीचे बैठ के खाना खाते हैं। इज इट राइट? Yes. इज इट राइट? नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए? नहीं sir. इट्स नॉट राइट। ठीक है, दैट टेल्स यू अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं ये नहीं कहता वो एकदम गलत है, लेकिन कोरोना के पीरियड में तो आपको समझना चाहिए कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू सेफगार्ड। ओके, नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक्स रही तो लोगों की हेल्प हो पाएगी। असिस्ट कॉर्पोरेट कस्टमर्स टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन बाय ऑफरिंग इफेक्टिव फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज एंड फैसिलिटेट फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग। Financial deepening refers to the increase in financial assets as a percentage of GDP, and financial broadening pertains to increasing number of participants in financial system. सबके जो पैसे होने चाहिए ना, वो बैंकिंग में या इन्वेस्टमेंट में हो या इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं होने चाहिए। अब समझो, तुम सिर्फ उसको घर पे रख के, तिजोरी में रख के, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनेंशियल डीपनिंग होनी चाहिए और फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग। सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट रहेगा तो बंदा बैंक जाएगा। ट्रू और फॉल्स? डीपनिंग एंड, ठीक है, ब्रॉडनिंग ऑफ फाइनेंशियल्स। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी ब्रॉडली कवर्ड इनटू, ठीक है, बैंकिंग एक सेक्टर है, दूसरा है म्यूचुअल फंड और तीसरा है इंश्योरेंस। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखते हैं, द बैंकिंग इंडस्ट्री हैंडल्स फाइनेंसेस इन अ कंट्री इंक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिट। बैंक में हम लोग अपना सारा पैसा जमा करते हैं। पापा ने एक जमीन बेची 50 लाख की, और वो जो पैसे है पापा आपके पास देंगे कि लो बेटा शिफा संभालो। ट्रू और फॉल्स? लो बेटा आख्या तुम संभालो, लो बेटा वेदिका तुम संभालो, लो बेटा हर्ष तुम संभालो, लो बेटा चित्रा तुम संभालो, गोपाल तुम ही संभालोगे।
तुमको देंगे क्या पैसे? नो सर। अरे पूरा यकीन है तुमको? हमको तो अच्छा ठीक है, मम्मी को देंगे, हाँ या ना? ये लो माँ लक्ष्मी बॉम्ब, ये लो, ओ सॉरी माँ लक्ष्मी, ये लो 50,000 50 लाख। अच्छा छोड़ो, मामा को देंगे पैसे? नो सर। मामा को तो बिल्कुल ही नहीं, करेक्ट। अच्छा बड़े पापा को देंगे पैसे? चाचा को देंगे पैसे? अरे तो ब्लड के तो सारे रिलेशन खत्म हो गए, अब किसको देंगे पैसे? बैंक को। बैंक में रखेंगे वो पैसे, ट्रस्ट बैंक पे है, तुम पे ना है, तुम पे तो ना ही है और मामा पे भी ना है। आगे बढ़ते हैं। बैंक्स आर इंस्टीट्यूशनल बॉडी दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रांट क्रेडिट? यानी क्या? लोगों को लोन देते हैं। लोन प्रोवाइड करना। परफेक्ट, लोन प्रोवाइड करना, and to entities and play a major role in maintaining the economic stature of the country. Given their importance in the economy, banks are kept under strict regulation in most of the countries. In India, RBI is the apex institution. Do you agree? Banking sector को कौन manage करता है? RBI is the apex banking institution. What do you mean by apex? Topmost, highest. जैसे कॉमर्स में अगर लॉ का, अगर हम लोग देखिए लॉ का अगर बेस्ट कोर्स है तो कौन सा है वो? एपेक्स कोर्स लॉ का? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, कभी तो इज्जत दे दो खुद को, कभी तो इज्जत दे दो। देन इन इंडिया आरबीआई इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन द कंट्री। यानी नोट कितने छापने हैं? कितना पेपर पड़ा है तेरे पास? 5 बंडल छाप दे, ऐसा होता है क्या? कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई, monetary policy. And then banks are classified into, ठीक है, banks are classified into 4 categories. Commercial banks, ठीक है, commercial banks, then small finance bank. तुमने कभी small finance bank का कभी कोई ऐड सुना है? AU small finance bank सुना है क्या? ऐसा थोड़ा AU small नहीं सुना, डिस्कस करेंगे। देन पेमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक। इसमें से कौन सी बैंक के बारे में तुमको पता है, ये बता दो। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं हमें। कमर्शियल बैंक एंड पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के एग्जांपल दे दो। पेटीएम, हाँ, गूगल पे, यूपीआई, ओके, फोन पे। ठीक है ठीक है। इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं आगे बढ़ता हूं। आ जाओ, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते पहले। Commercial banks can be further classified into public sector, private sector, foreign banks and RRBs, regional rural banks. On the other hand, cooperative banks are classified into urban and rural. Cooperative को फिर से सब classify किया है urban और rural के अंदर. Then, apart from these, a fairly new addition to structure in payment banks is payment bank. Commercial banks are regulated under Banking Regulation Act 1949. Commercial banks are regulated under Banking Regulations Act 1949. प्लीज ये लर्न कर लो। एक है हमको याद में रखना है, आरबीआई एक्ट 1934, जो हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स में बार बार देखा है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 और एक है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। And their business model is designed to make profit. Their primary function is to accept deposit and grant loans to the general public, corporate and the government. ये गवर्नमेंट को भी लोन देती है क्या बैंक्स? यस, हमने कल ही पढ़ा है, ठीक है। देन वी हैव पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कोई एग्जांपल दे सकते हो? एसबीआई तो आ ही जाता है, करेक्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स and nationalized banks and account for more than 75% of total banking business. Majority of stakes in these banks are held by the government. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और भी लिस्ट बनेगी। उसके बाद पब्लिक सेक्टर के बाद दूसरी बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, private sector banks are those which a majority stake is held by private shareholders. All the banking rules and regulation laid by RBI will be applicable on private sector banks also. ICICI, HDFC, Axis, Yes Bank and Kotak Mahindra. A foreign bank is one that is headquarters in foreign country but operates in India. Foreign bank है क्या कोई इंडिया में?
हाँ सर, Yes. फॉरेन बैंक सर, यस बैंक, यस बैंक, नहीं नहीं, Scotland. ओ ओ, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, डॉश बैंक। कौन सा बैंक? डॉश बैंक। सो लेट्स चेक आउट about foreign banks. It is one of the headquarters in foreign country but operates in India as a private entity. These banks are under the obligation to follow regulations of home country, like Bank of America, home country United States; Citibank, home country United States; Deutsche Bank, home country. What's the home country of Deutsche Bank? Germany. Yeah, it's a German bank. But जिन्होंने नेदरलैंड्स को लॉजिक लगाया, I liked it. आपको है नॉलेज थोड़ा. Good, keep it up. These banks are under the obligation to follow regulations of home country as well as country in which they are operating. तो guys, home country यानी वो country जहां पे ये incorporated है, और जो जहां पे वो ऑपरेट करती है, जैसे इंडिया में काम करती है तो इंडिया बिकम्स द ऑपरेटिंग कंट्री और होस्ट कंट्री. उसके बाद हमारी गरीबी क्या? रीजनल रूरल बैंक्स. Regional rural banks are also scheduled commercial bank, but they are established with the main objective of providing credit to providing credit to whom? Weaker sections of the society. Like, ठीक है सर, आरआरबी का एग्जाम्पल, ये तुम्हें थोड़े कम फेमस है ये बैंक्स, लेकिन ये भी होते हैं. देख लो, उड़ीसा ग्राम्य बैंक. क्या होता है इसका मतलब? उड़ीसा यानी क्या रे? व्हाट इज उड़ीसा? उड़ीसा. ग्राम्य यानी गांव. ठीक है. उसके बाद KDSG बैंक, जन जन का बैंक. पंजाब ग्रामीण बैंक. कौन सा लग रहा है ये? बोलो बोलो, कौन सी बैंक लग रही है? बैंक ऑफ बड़ौदा का ही ये छोटा छोटा बैंक है. ठीक है. कॉरपोरेशन बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक. ठीक है. सो गाइस, आरआरबीज भी है, लेकिन ये कम फेमस होती है. ठीक है. RRBs, they usually operate in regional levels in different states of India and may have branches in selected urban areas as well. Other important functions by RRBs are providing banking and financial services to rural and semi-urban areas, government operation like disbursement of wages of मनरेगा workers and distribution of pension. Hey, what is मनरेगा रे? मनरेगा क्या होता है? नहीं रे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. हाँ, एम्प्लॉयमेंट का स्कीम है ये. ठीक है, लिख लो मनरेगा. मनरेगा. एंड पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड लॉकर फैसिलिटी. तो आरआरबी भी लॉकर फैसिलिटी मिलेगी आपको, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सब मिलेगा. उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक. दिस इज अ नीश बैंकिंग सेगमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय नीश? छोटा छोटा. नीश बैंकिंग सेगमेंट इन द कंट्री इज एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बार बार ये वर्ड आता है. फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी क्या? आओ तुमको भी साथ ले चलते हैं. ठीक है. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट आर नॉट सर्व्ड बाय अदर बैंक्स. द मेन कस्टमर ऑफ स्मॉल बैंक इंक्लूड माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स. अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटी, जैसे कोई अगरबत्ती बनाता है, अगरबत्ती, तो अगरबत्ती बनाने वाले को कितना लोन चाहिए पता है तुमको? 2000 रुपए. 2000 रुपए बहुत कम लोन है यार. तुम्हारे बर्थडे का डेकोरेशन 3000 रुपए का हो जाता है. करेक्ट. अभी अगरबत्ती वाला लोन मांगेगा तो कितना मांगेगा, किसको मांगेगा? उनके लिए बना है स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है. कैपिटल लोकल एरिया बैंक, सूर्योदय. ठीक है. इक्विटास, जनलक्ष्मी, आरजीवीएन, उत्कर्ष. ठीक है. उज्जीवन एंड फाइनेंशियर्स, ये सारे बैंक्स है. दिशा, ये सारे बैंक्स है
जो माइक्रो फाइनेंस में एकदम कम फाइनेंस, एकदम छोटा अमाउंट 2000, 5000, 10,000, 25,000 ऐसे लोन्स देती है स्मॉल फाइनेंस बैंक. Okay, and they are licensed under Section 22 of Banking Regulation Act 1949 and are governed by the provisions of RBI Act 1934 and FEMA. What is FEMA? Foreign Exchange Management Act. तो गाइज हर बैंक को ये दोनों लगती है. बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 लर्न करना है आपको, आरबीआई एक्ट 1934 लर्न करना है आपको. ये दोनों आपको चैप्टर्स है, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे. प्रोवाइडेड सीएस एग्जीक्यूटिव में, बोलो, प्रोवाइडेड सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे. एग्जांपल लिख लिया तुमने एक दो, इक्विटास लिखो, जनलक्ष्मी लिखो, ये दो तो लिख के रखो, पूरे मत लिखो. इक्विटास एंड जनलक्ष्मी. आगे बढ़ सकते हैं साहब. एंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, payment bank. This is relatively new model of bank in the Indian banking regulatory industry. It was conceptualized by RBI and allowed to accept restricted deposit. They offer service like ATM cards, debit cards, net banking, mobile banking. They are the payment banks. They are the following are the payment banks of India. इसमें से एयरटेल, पेटीएम पहले ही बता चुका हूँ. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी पहले बता चुका हूँ क्या? फिनो पेमेंट बैंक्स. ठीक है, हाँ है अभी, हम लोग यूज नहीं करते तो हमको नहीं पता होता है, लेकिन आप स्टडी मटेरियल देखो. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, फिनो पेमेंट बैंक्स, पेमेंट पेटीएम एंड एयरटेल. ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं इनका. कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल बैंक एंड पेमेंट बैंक्स. ट्रेडिशनल बैंक में देख लेते हैं वन बाय वन. ट्रेडिशनल बैंक में डू वी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स? Yes. Payment bank में do we accept deposit? Yes. Do we pay interest on deposit? Yes. दोनों जगह yes. Withdrawal facility for customers? दोनों जगह yes. अब difference आना start होगा. Provide loans and involve in lending activities? Traditional banks yes. Payment banks no. Issue credit cards? Yes. Payment bank no. Investment products? Yes. यस. मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितना डिपॉजिट कर सकते हो? नो लिमिट. लेकिन पेमेंट बैंक्स में 1 लाख ओनली पर इंडिविजुअल कस्टमर. गाइस ये एक बिल्कुल अच्छा एरिया है एमसीक्यू के लिए. और क्योंकि पेटीएम, एयरटेल, फिन ये सारी चीजें तुम यूज करते हो खुद, करेक्ट? इस पे और इस पे जरूर एमसीक्यू बनेगा. करेक्ट. प्लीज इसको ना स्टिकी नोट बना के रखो इसका, एंड मेक श्योर यू रीड दिस. और स्पेशली यार डिफरेंस क्यों लेके पढ़ो. कैन अ पेमेंट बैंक इश्यू क्रेडिट कार्ड्स? या फिर व्हाट ऑफ द फॉलोइंग अ पेमेंट बैंक कैन नॉट डू? एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है, इश्यू क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, विड्रॉल फैसिलिटी, पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वगैरह वगैरह. ऐसा एग्जाम्पल बना के देंगे एंड नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लेंगे जो हमारा आंसर गलत होने का चांस है, या अपर लिमिट पूछ लेंगे. तो थोड़ा इस बात पे ध्यान रखिएगा. ऑलराइट गाइस, ये दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रोवाइडेड तुम इसको करियर के नजरों से देखो. ठीक है. सो कमर्शियल बैंक्स वी आर डन विथ. स्मॉल फाइनेंस बैंक आर वी डन? पेमेंट बैंक आर वी डन? जस्ट अ मोमेंट. सो यस गाइस, अब हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स बची हुई है. कोऑपरेटिव बैंक्स वी शैल डू इन द कमिंग लेक्चर. ऑलराइट गाइस, एनी डाउट्स दैट आई कैन क्लियर? कुछ है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का लिमिट मैंने आपको बताया है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, उसके बारे में कहीं नहीं बताया है. दैट इज एन एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू शुड नो. मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. ऑलराइट. Alright guys, thank you so much. Hope you learned something new today. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.